हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोग क्लास 10th में हो और साइंस में कुछ ना पढ़ा हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। ये आप लोगों को 100% 20 से 25 मार्क दिला सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो स्टूडेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन की आज हम लोग बातें करने वाले हैं। लेकिन आपका डेट शीट आ चुका है, अब आप लोगों को पता है आपका बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। इतनी स्टडी कर दो एक महीने में कि सभी लोग 90+ क्रॉस कर जाओ। देखो अब आपके पास समय है कि घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करो। स्कूल जाना बंद करो, अब ज्यादा स्कूल मत जाओ, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से तैयारी करो, दिन रात एक कर दो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये दोनों नियम आज हम आप लोगों को बताएंगे। पहले तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पहले हम लोग समझेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोनों नियम को समझेंगे, लेकिन एक एक करके। मैं आपको नियम बताता हूं। देखो यदि हम फ्लेमिंग के हम पहले कौन सा नियम देख रहे हैं, बायां हाथ का नियम। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। थोड़ा सा भी अंतर है, अगर ज्यादा अंतर होता तो कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है तो कंफ्यूजन हो जाता है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच, जो अंगूठा है और अंगूठे की बीच की अंगुली, अंगूठा और अंगूठा, जो अंगूठा है और जो 5 उंगलियों में बीच की उंगली है और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं या तीनों को परस्पर लंबवत हो। मतलब उसे फैलाया जाए तो तीनों परस्पर लंबवत हो। मतलब देखो समझो, एक तो आपका अंगूठा हो गया, दूसरा आपका है बीच की उंगली, जो दोनों 5 उंगली के बीच की उंगली होती है, और तीसरा आपका तर्जनी। इस 3 अंगुली को आपको फैलाना है, लेकिन तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। लंबवत होने का अर्थ तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हो। ठीक है, तीनों एक दूसरे के, देखो आपको यहां समझना है, लंबवत एक होता है लंबवत जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, एक होता है समांतर जो कि 0 डिग्री का कोण बनाता है। समांतर ये चीजें होती हैं, जैसे 2 लाइन ऐसे जाती है तो इनके बीच का जो कोण है 0 डिग्री, लेकिन अगर लंबवत की बात की जाए तो ये होता है, तो इनके बीच की कोण कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, यहां आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां लंबवत हो तो बीच की अंगुली, जो बीच की अंगुली होती है वो विद्युत धारा आई की दिशा को, जो आपकी बीच की अर्थात मध्यमा भी कह सकते हो, मध्यमा उंगली या अर्थात बीच की उंगली विद्युत धारा आई, मतलब ये विद्युत धारा आई तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V, जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा, मतलब देखो समझना, ये जो है ना तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा को बताएगी, लेकिन आपका जो विद्युत धारा कौन सा बताएगा, अंगूठा, या फिर हाँ जो बीच की अंगुली है वो विद्युत धारा I की दिशा को बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा को बताएगी, जबकि अंगूठा जो है ना चालक तार पर कार्य करने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। चालक तार पर काम करने वाले बल की दिशा को बताता है। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, पक्का है, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, यहां कह रहा है कि आप ना 3 उंगली लो, एक तो मध्यमा लेना है, एक तर्जनी लेना है, एक अंगूठा, तीनों को परस्पर लंबवत फैला लो। तो यहां जो बीच की उंगली होगी वो विद्युत धारा I की दिशा को बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा को बताएगा, जबकि जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अब कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर रहा हूं। अगर आपका बाएं हाथ का पूछे तो देखो मैं आपको अभी आपको लास्ट में ट्रिक बताता हूं। देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, देखो बायां हाथ तो आप समझ गए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब यहां दाहिने अर्थात दाएं हाथ का नियम पूछ रहा है, तो अभी आपको कंफ्यूजन पता चल जाएगा क्या हो जाता है। यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, मतलब इसमें भी 3 ही अंगुलियां फैलानी है, और वो कौन कौन सी उंगली है, तर्जनी है, मध्यमा है, अंगूठा है। इन 3 अंगुली को फैलाना है, लेकिन परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब एक दूसरे के लंबवत फैलाना है। देखो सेम प्रोसेस है, उसमें भी यही है, इसमें भी यही है, कोई यही कंफ्यूजन होगा अभी कि उसमें भी यही चीज है, इसमें भी यही चीज है। अब देखो तर्जनी, यहां आप समझना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही बताता था। मध्यमा विद्युत धारा I की दिशा, उसमें भी मध्यमा विद्युत धारा I की दिशा को बताता था, लेकिन अंगूठा जो है ना चालक पर लगने वाली गति की दिशा को बताता है, जबकि उसमें चुंबकीय अंगूठा जो है ना चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अब बच्चे करते क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने भी अक्सर
भूल किया है, अगर मैं भी लिखता हूं मतलब ये आप लोगों के नोट्स, तो भाई मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। देखो क्या करना है, लेकिन अब हमें एक सटीक ट्रिक मिल गया है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। कभी कभी बच्चे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर अंगूठा चालक की बल की दिशा कर देते हैं और उसमें गति की दिशा कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं करोगे ये गलती, क्योंकि हम आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाने वाले हैं। देखो इस पर चालक की गति की दिशा को बताएगा। अगर एक दो में से एक ट्रिक पता चल जाए, अगर आपको पता चल जाए कि उसमें बल ही रहेगा, तो इसमें आप तुरंत जान जाओगे कि इसमें गति ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ट्रिक कौन सा है, तो अब आप लोग इसे पहले नोट कर लो। ठीक है, सभी स्टूडेंट नोट कर लो पहले, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है बल की दिशा। अंगूठा इस पर बल की दिशा को बताता है। तो बताओ भैया, आप लोग थोड़ी सी दिमाग लगाओ। बायां, देखो बाएं में ये बा आता है, बाएं में क्या आता है, बा, और बा से बल। बाएं में क्या आता है, बा। देखो बा से बल होता है, तो अगर इसमें बाएं में बा आता है तो बा से बल ही होगा। कितना अच्छा ट्रिक है। अर्थात ये आपको दोनों में पता है कि मध्यमा अंगुली विद्युत धारा आई की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा, कंफ्यूजन किसमें होता है, अंगूठा। तो अगर आपका बा आए अर्थात बाएं हाथ आए तो उसमें आपको अंगूठा सीधा बल की दिशा को ठोक देना है, और अगर आपका दाएं हाथ आए तो उसमें गति की दिशा को ही बताना है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें बल की दिशा क्यों है, क्योंकि इसमें बा आया है। बाएं, बा से बल, अगर अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बा आया है, बायां आया है, तो ये बल की दिशा को बताएगा, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ में अंगूठा गति की दिशा को बताएगा। अब आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा दोनों फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी वे से मैंने समझाने का कोशिश किया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन भी आपके लिए VIMP क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने लिख दिया ऑलरेडी। अब होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो 7 नंबर में आएगा, और आपको मैं अच्छे से बताता हूं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ होता है पूरा परावर्तन होना, आंतरिक परावर्तन होना। जैसे यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या है, ऊपर अगर कोई सघन माध्यम है, मतलब देखो ऊपर के उस सघन माध्यम है, तो ऐसे अगर हम प्रकाश डालें तो ये विरल माध्यम है, लेकिन ये प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर पूरा सघन माध्यम में ही चली आती है, अर्थात ये यहां आएगी। ठीक है, समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो बस। समझ में आ गया? देखो स्टूडेंट, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई। देखो यहां मैंने चित्र लिया है, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। यहां 90 डिग्री का कोण करना अर्थात आंतरिक कोण होगा, क्रांतिक कोण, और ये P है, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, अब यहां ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये कुछ परावर्तन की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, आपको समझना चाहिए, ये कुछ परावर्तन की भांति व्यवहार करता है, अर्थात ये ऊपर ही ऐसे चली जाती है किरणें। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और काफी अच्छा भी लगा होगा। अब देखो इनके 2 रूल्स हैं। पहला है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये आपको समझना है। और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, ये तो आपको पता है। जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके सामने है और काफी अच्छा क्वेश्चन है।
देखो लिखा क्या है, परागण की क्रिया, जो परागण की क्रिया होती है निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। देखो पुष्प जो होते हैं, पुष्प में परागण होता है, और जो आदमी होते हैं, मैन होते हैं, कुछ चीजें और जो जीव जंतु होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो अब परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, मतलब परागण भी मतलब नया संतान उत्पन्न करता है परागण से भी, और निषेचन से भी होता है, और इसमें फिर नर और मादा युग्मक मिलते हैं, और इसमें भी नर और मादा युग्मक मिलते हैं। लेकिन परागण थोड़ा अलग हो सकता है, निषेचन भी अलग होगा, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों कुछ ना कुछ तो अलग होते ही हैं, ठीक है। लेकिन कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इससे किस प्रकार भिन्न है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इसमें दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि नर हो और मादा हो, मतलब ये परागण की क्रिया में, और इसमें दो कोशिकाओं का संलयन नहीं होता है। इसमें सीधा एक कोशिका होती है। परागकणों के परागकोश जो होते हैं ना, परागकोश से जो परागकोश से वर्तिकाग्र जो परागकण होते हैं वो परागकोश में उपस्थित होते हैं। अब ये परागकण जो होते हैं ना, परागकोश में जब उपस्थित होते हैं तो कोई कीट हो या वायु हो या फिर पानी हो बरसता है ना, तब वो किसी भी स्थिति से ये जो परागकण है ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती हैं, इस वर्तिकाग्र तक। तो इसी वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया का परागण होता है। इसी जो परागकण का जो परागकण होता है इसे इसी वर्तिकाग्र तक पहुंचने की, क्योंकि ये आपका क्या है, मेल सिस्टम है, मतलब मेल आपका मेल भाग है, मेल का भाग है क्या, परागकण, और ये फीमेल भाग है, ठीक है। अब देखो जब मेल और फीमेल आपस में इसमें संलयन होता नहीं, परागकण सीधा वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगी तो यही क्रिया परागण होती है। इसमें दो कोशिकाओं की संलयन नहीं होता है, इसमें दो कोशिकाएं का संलयन नहीं होता है। ये आपको समझना था परागण की क्रिया में। अब समझना है निषेचन। निषेचन क्या है, निषेचन में नर व मादा युग्मक संलयन करते हैं। इसमें अगर निषेचन की बात की जाएगी तो इसमें दो जनक होंगे। अब दो जनक से ही यह संभव है, क्योंकि निषेचन जो है ना, नर और मादा दो युग्मकों से ही यह संलयन हो सकता है, और अगर इन युग्मकों का संलयन होगा तो यही प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तथा युग्मनज बनता है, जब निषेचन होता है तो उसके बाद युग्मनज बनता है। यह परागण के बाद की क्रिया है। देखो ये परागण के बाद की क्रिया है, जो परागण है ना, परागण के बाद की क्रिया है। तो निषेचन और परागण में पूरा आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि किस प्रकार से भिन्न है, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो भाई आप लोग ज़रूर सतर्क रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अच्छे नोट्स बना लो और याद कर लो इन सबको। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चन और। देखो पौधों तथा जंतुओं के लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। भाई लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का आपने नाम बहुत सुना होगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ये आपको बताना है। लेकिन अगर मैं बताऊं ना तो आप लोग जीवों में जनन चैप्टर पढ़े होंगे तो खूब पढ़े होंगे, दोनों में अंतर आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, जी भर गया होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, एक भी अंतर नहीं जानते होंगे। एक अंतर की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है कि उसी में आपको ये सब बताया जाता है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, एंड कुछ चीजें और होती हैं, ठीक है। रुधिर तथा लसिका में अंतर आपको जैव प्रक्रम में मिलेगा, और जो आगे है उसमें प्रभावी तथा अप्रभावी में अंतर, एक संकर संकरण द्वि संकर संकरण में अंतर। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी पॉइंट याद कर लेना चाहिए। अब आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर या अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। पहला समझो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अर्थ है एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति, एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति। इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों की आवश्यकता होती है। अब समझो, देखो मैं आपको बताऊं अलैंगिक जनन में जैसे आपका अमीबा आता है, ये समझ लो अमीबा है, अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है, ठीक है, आकार नहीं होता है। ये अमीबा क्या होता है, ऐसे हो जाता है कुछ दिनों में, इस टाइप से हो जाएगा, फिर ये कुछ दिन में इस टाइप से हो जाएगा,
इतना नहीं बड़ा हो जाता केंद्रक, लेकिन कुछ हो जाता है। फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। दो, ये एक अमीबा था और एक अमीबा से दो अमीबा का उत्पन्न हो गया। इसमें कोई नर और मादा का संलयन नहीं हुआ और सीधा एक अमीबा से दो अमीबा हो गई। यही होता है लैंगिक जनन। इसमें कोई रिप्रोडक्शन मतलब जनन होता है, बट कोई दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें एक जनक हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे आपका नर अमीबा हो या मादा अमीबा हो, वो एक नए संतान, दो नए संतान की उत्पत्ति कर ही देगा, चाहे आप इस एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हो। और इसमें जो है ना, संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों की आवश्यकता होती है या दो जनक आवश्यक होता है। इसमें दो जनक आवश्यक होते हैं क्योंकि इसमें जो है ना, पहली बात आपको समझना है इसमें दो जनक क्यों आवश्यक होते हैं। अगर नर हो तो नर में XX गुणसूत्र पाया जाता है, मादा में XY, ठीक है, XY। अब सोचो अगर इसमें दो युग्मक ना मिले ना, तो ये दोनों का लिंग निर्धारण नहीं होगा, और अगर लिंग निर्धारण नहीं होगा तो मादा और नर जो है ना, या लड़का लड़की का चांस ही नहीं होने का। जब तक ये लिंग निर्धारण नहीं होता है नर और मादा में, तब तक लड़का और लड़की का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है होने का, ठीक है। तो ये लिंग निर्धारण होना जरूरी है। अगर ये X देगा तो क्या होगा, लड़की। अगर ये नर है, ये और ये, अगर ये X देगा तो लड़की, ये Y देगा तो लड़का। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, आप लोग देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, लिंग निर्धारण बाय श्रवण लेक्चर। आपको वो वीडियो हमारा सबसे ऊपर मिल जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों की आवश्यकता होती है और इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। क्यों बताओ? क्योंकि भाई अगर समसूत्री विभाजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक ही जनक होते हैं, और अगर एक ही जनक होते हैं तो इसमें एक जनक है तो एक जनक से समसूत्री विभाजन हो गया, अर्थात इसमें दो जनों की आवश्यकता नहीं है। अगर अर्ध अर्ध करा जाए तब समसूत्री जो संतान होगा वो समसूत्री वाला होगा। तो अब सोचो इसमें समसूत्री विभाजन क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इसको सम करने के लिए नर और मादा आधा आधा अपना डोनेट करते हैं, तो इसलिए समसूत्री विभाजन जो गुणज होगा वो समसूत्री होगा, द्विगुणित होगा, और ये जो होंगे ये अर्धसूत्री देंगे तो वो समसूत्री हो जाएगा। नर और मादा दो है ना, तो इसीलिए नर और मादा मिलकर समसूत्री बना देते हैं। तो यहां से आपको ये पॉइंट दूसरा समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, निषेचन नहीं होता है। भाई इसमें निषेचन कहाँ होगा, जब नर और मादा युग्मक ही नहीं है, मतलब दो जनक ही नहीं है, तो इसमें निषेचन बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जब एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो सकती है तो निषेचन की क्या जरूरत है। इसमें संलयन होता है, बिना इसमें संलयन के नए संतान की उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि अगर जब तक संलयन नहीं होगा तब तक लिंग निर्धारण नहीं होगा, और लिंग निर्धारण नहीं होगा तो लड़की और लड़का का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए इसमें संलयन जो होता है ना, इसमें होगा तभी जो है ना नर और मादा होने का चांस होता है। और नए जीव जनक के समान होते हैं। इसमें नया जीव जो होगा हुबहू जनक के समान होगा। जैसे एक अमीबा दो अमीबा का निर्माण किया तो वो दो अमीबा भी उसी अमीबा के जैसा ही होगा, जैसा जो उनका जनक है, चाहे नर हो या मादा हो, उसी टाइप से बिल्कुल उसी प्रकार से क्या होंगे, उसका संतान भी होगा। लेकिन नए जीव जनक के समान नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में नए जीव जनक के समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, जैसे आधा डीएनए तो माता की मिला, आधा डीएनए माता का मिला और आधा डीएनए पिता का मिला। ठीक है, देखो भाई इसमें बना नहीं अच्छा, लेकिन मैं अब बना के दिखाऊंगा आपको छोटा सा। ठीक है स्टूडेंट, तो आधा डीएनए तो इनको पिता का मिलता है और आधा ही डीएनए माता का मिलता है। तो अब आप समझो, जब दो मिश्रित डीएनए मिलेंगे तो एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये नया डीएनए बनेगा, तो ये हुबहू उसी के समान नहीं होगा, जबकि कुछ मात्रा होती हैं जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसी से कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि ये इसी का लड़का है। अगर गायब हो जाता है तो वो करा लो और पता चल जाता है कि हाँ इसी का लड़का है। तो ये हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट कुछ आईयूपीएससी नेम हम लोग देख लेते हैं। देखो आईयूपीएससी नेम हम आप लोगों से कुछ शेयर कर देते हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा देखना चाहिए। और भी आप लोगों के लिए बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ
क्योंकि आप तुरंत ही समझ जाओगे। ठीक है, देखो समझना, इसमें लिखा हुआ है CH3COOH, तो यहां जो COH समूह लगा हुआ है ना, ये आपका ओइक जुड़ता है, लास्ट में ओइक जुड़ता है। तो अगर ओइक जुड़ता है ना, तो इसका मेथ और एथ 2 कार्बन की संख्या है, तो एथेनोइक हो जाएगा, एथेनोइक। और अम्ल भी लिख सकते हो, एथेनोइक अम्ल, इसका नाम ही है एथेनोइक अम्ल। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा जिसका नाम होता है। इसका देखो ये क्या है, कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह। तो इसका जो होगा आईयूपीएसी नाम वो होगा मेथे, और इसमें अल जुड़ेगा अर्थात नल, मेथेनल, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, डबल बांड लगे हुए यानी कि इन जुड़ेगा, इन। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो आप लिख दो ब्यूट, सॉरी यहां देखो ब्यूटा, ब्यूटा लिखना है। ठीक है, अब देखो समझना, कितने नंबर पर आपके जो ये जुड़े हुए हैं, एक नंबर पे एक जुड़ा हुआ है, दो डबल बंद, और 1 2 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इसके आगे 1,3। ठीक है, 1,3 ब्यूटा। अब देखो दो, एक तो ये जुड़े हुए हैं और ये एक वहां से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ डाई लगा दो, डाई मतलब 2, और इन समूह जुड़ेगा, क्योंकि डबल बांध है इन जुड़ेगा, और अगर सिंगल बांड हो तो एन जुड़ेगा, और ट्रिपल बांड हो तो आइन जुड़ेगा, आइन। ठीक है, एक छोटा सा ये जो कि मैं बना रहा था डिजाइन से, तो डिजाइन मेरा फेल हो गया क्योंकि मैं डिजाइनर नहीं हूं, इसे समझो। इसका क्या होगा भाई, आप लोग तो ऑलरेडी जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, और जानते हो तो और भी अच्छी बात है। देखो यहां लिखा हुआ है C और 3 अलग जुड़ा हुआ है R समूह, अर्थात CH3OH। इसका होगा 2 क्या होगा बच्चों, इसका होगा स्टूडेंट 2 ट्राई मेथिल, क्योंकि 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो ट्राई मेथिल, और 1 2 3 कार्बन, अर्थात प्रोपेन। प्रोपेन, अब यहां 2 लगा दो और यहां 2 के बाद आन, तो ये होता है इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, अभी तक 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया, 6। अब छोटे छोटे थोड़े क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया है। देखो लिखा हुआ है 17, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु भार होता है 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे रहता आवर्त सारणी में इसका स्थान बताइए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है 287, क्योंकि 287 जो है ना ये आपका कौन सा, देखो क्योंकि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 287 2 8 10 7 17 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अगर आपसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है तो आप ऐसा निकाल सकते हो। अगर आप दूसरे रूप में निकालना चाहते हो तो आपको लिखना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 2 2 4 10 12 5 17। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, लेकिन यहां 10 2 12 5 17, तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तथा आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तक ए समूह में स्थित है। तृतीय आवर्त, जैसे आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में स्थित है। जाइलम तथा फ्लोएम, स्टूडेंट जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर क्या है, ये आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखो जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर क्या है, देखो जो जाइलम होता है ना, वो जाइलम ऊतक जो होता है ना, जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जो पौधों में जल स्थानांतरित करता है। क्या करता है, पौधों में जो है ना, पौधा अगर है तो उसमें जल का स्थानांतरण करेगा। जाइलम क्या करेगा, जल का स्थानांतरण करेगा, क्योंकि जाइलम जो होता है ना, जलों का मतलब जलों को पेड़ तक, पेड़ के पूरी शाखाओं तक पहुंचाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, जाइलम समझ में आ गया। और जबकि जो आपका पौधे में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, जबकि जो पौधा होता है, पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर कोई पूछे जाइलम क्या करता है, तो जाइलम
जालम पौधों में जल का मतलब स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ना पूरे पेड़ों में भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। जालम तथा फ्लोएम में अंतर आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए। तो आई होप कि समझ में पूरा क्वेश्चन आ रहा होगा। वीडियोज को लाइक कर दिया करो, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। मतलब अगर क्या होगा अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, जो सभी जीव होते हैं अगर उसे हम समाप्त कर दें तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा क्या होगा। देखो मैं आपको समझाता हूं, खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तर के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब आप भी किसी दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि आप क्या हैं, देखो समझना, जैसे आप गेहूं चावल या फिर कोई और पौधा है उस पर निर्भर हो, ठीक है, वो भी किसी चीज पर निर्भर है। मतलब खाद्य श्रृंखला को चलाने के लिए कोई किसी पर निर्भर है, कोई किसी पर निर्भर है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तर, जो पोषी स्तरों के जीव जो है ना, भोजन के लिए, किसके लिए, केवल भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब वो भोजन के लिए कोई दूसरे पर निर्भर है, कोई दूसरे पर। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव को मार दिया जाए, अर्थात किसी एक की बात की गई, किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए, उसमें से एक भी बचे ना, क्योंकि अगर एक भी बचेगा तो वो प्रजनन करके कई सारे का निर्माण कर लेगा, उसमें से एक भी ना बचे, सभी को समाप्त कर दिया जाए, सभी को मार दिया जाए, तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। तो पूरी खाद्य श्रृंखला जो है नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित हैं, और अगर उन्हें भोजन ही ना प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो मर ही जाएंगे, क्योंकि बिना भोजन की जिंदगी केवल कुछ ही दिनों तक संभव है। ठीक है, तो वो क्या होगा, मर जाएंगे। तो यहां देखो खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, तो ऐसा होता है तो खाद्य श्रृंखला का प्रवाह रुक जाता है। मतलब जो है खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी और खाद्य श्रृंखला का प्रवाह भी रुक जाएगा। मैंने क्या कहा कि खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव को मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको ऐसे ही हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को दिक्कत कर रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे, तो वो सब चीजें आपका क्लियर होगा। केवल आप अच्छे से स्टडी करो, शांत भाव से करो, और आप लोगों को पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ईजी वे से मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है नजदीक। तो ये आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बार पूछा जा सकता है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, और अगर आप लोग नहीं नोट करते हो तो आप लोगों की गलती है। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, संसाधन, जो संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना से क्या लाभ हो सकता है। मैंने क्या कहा है कि संसाधन के दोहन के लिए, जो संसाधन होते हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ऐसे ऐसे संसाधन निकल रहे हैं कि अब आपको कुछ नहीं करना है, सब यंत्र आ चुका है, सब कुछ यंत्र आ चुका है। कुछ दिन में खाने पीने का भी यंत्र आ जाएगा, खाने भी लाने वाने का यंत्र आ जाएगा, आ गया होगा मुझे भी। देखो, संसाधन के दोहन के लिए हम अवधि के उद्देश्य की परियोजना से के क्या लाभ हैं। तो इससे यह लाभ हो सकता है कि बिना किसी उत्तरदायित्व के अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। यहां क्या कहा गया है कि इससे यह लाभ हो सकता है, इससे यह लाभ हो सकता है कि बिना किसी उत्तरदायित्व के, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, बिना किसी उत्तरदायित्व के अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। मुनाफा क्या, लाभ। जैसे कोई चीज आप लाते हो 10 रुपए में, उसे बेचते हो 15 रुपए में, तो उसमें 5 रुपया मुनाफा हुआ, 10 रुपया आपका जो था मूलधन, वही है, मूलधन ही है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। नोट कर लो भाई, अगर आपको नोट करने में इंटरेस्ट है तो नोट बना लो, नोट कर लो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके आगे ये पढ़ लो। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को V से प्रदर्शित किया जाता है।
और यहाँ आपका ये कांस्टेंट है म्यू नॉट बटे 4 पाई, और यहाँ आपका ये है 2L/r। यही आपका पूरा सूत्र है जो कि मैंने यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एंड ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2L/r। इस पर आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो यार जरूर इन सब कुछ फार्मूले को आप लोग अपने नोट्स में लिख लो, उसे बार बार रिवीजन किया करो, क्योंकि इस पर अगर न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो। अगर फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल लग जाएंगे, लेकिन अगर आपका थोड़ा मैथमेटिक्स तेज है तो अगर आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो हम एक नए भाव से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, आपका डेट शीट आ चुका है, तो आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आई डी है सरवन20,000, यहाँ मैं इंस्टाग्राम आई डी लिख देता हूँ। तो भाई जाके फॉलो कर लेना जरूर, क्योंकि ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें आप लोग हमसे मैसेज भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए। ऐसा अगर 30 मिनट आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।